गुड इवनिंग व्यूअर्स। मैं आपका मेज़बान दीप सिंह, फाउंडर मेंबर और नेशनल कौंसिल मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। प्रोग्राम आज की बात में आज दो खबरों पर बात होगी। तो पहली खबर ये है, हमारे एलजी साहब के रिलेटेड है। उनका कहना है एनेबलिंग ग्रेटर फार्मर पार्टिसिपेशन इन पॉलिसीज़, आवर अप्रोच इज़ फार्मर एंड कम्युनिटी सेंट्रिक एलजी। इसी तरह दूसरी जो न्यूज़ है आज की, वो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके रिलेटेड है। उनका कहना है बीजेपी कमिटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड एंड नॉट ए सिंगल बुलेट वाज फायर्ड, शाह। ये दो खबरें हैं आज की। तो पहली खबर, जहाँ तक हमारे एलजी साहब को अचानक यकायक ख्याल आ रहा है, अब इलेक्शन की बात भी हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो बहुत से दावे ठोके जा रहे हैं। आज किसानों का ख्याल आया उनको, एलजी साहब को, तो इस पे बात करनी बनती है। इस पे हमारा ये मानना है कि एग्रीकल्चर या जो फार्मर्स का काम है, पहली तो बात ये है उसकी ज़मीन प्रोटेक्ट होनी चाहिए। उसको ऐसे हालात से बचाना चाहिए कि वो मजबूर होके अपनी जगह का लैंड यूज़ कन्वर्ट ना करे, उसको बेच के कहीं दरबदरी का शिकार ना हो जाए। उसका वो जो प्रोटेक्शन ऑफ जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी पॉलिसी कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसी ऑन ग्राउंड ना के बराबर है ही नहीं कहीं। तो क्या हो रहा है दाएं बाएं आप अच्छी तरह देख रहे हैं रोज़ के रोज़। दूसरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है किसान की इरिगेशन, पानी। इरिगेशन एक मेजर नीड है किसान की। तो जो नहरों का एक सिलसिला महाराजा के रूल में फ़र्स्ट क्लास तरीके से जम्मू में बना हुआ था, कश्मीर में भी बना हुआ है, जम्मू में भी बना हुआ था। कश्मीर की हालत से मैं पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जम्मू में जो दुर्दशा महाराजा के बनाए हुई नहरों की आज हम देख रहे हैं, हमें एक रोना आता है। एक जिन लोगों ने जो पुराना दौर देखा हुआ है, वो आज बार बार परेशान होते हैं कि क्या हो गया, कौन सी डेमोक्रेसी हमें मिली कि इस डेमोक्रेसी का ये शगुफ़ा हमें ये मिला कि हमारे बड़े बनाए एसेट जो थे वो तबाह बर्बाद कर दिए गए। नहरों के नाम पर करोड़ों रुपया ग्रांट निकलवा के हमारे इंजीनियर, अफसर, ठेकेदार वो अमीर हो गए, और नहरों की हालत आज, पानी एक महाराजा के टाइम पर टेल एंड पर पानी जाता था, ये अपने आरसपुरा के बिल्कुल बॉर्डर साइड पे। तो आज ये है, ये बीरा साहब के आगे पानी का फ़्लो पूरा नहीं चलता। तो इसी तरह ये हमारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो रणबीर कैनाल की दाएं बाएं सब जगह एनक्रोचमेंट हो चुकी है, ज़मीन लैंड यूज़ ख़त्म हो चुका है। तो वो ज़मीनों की नहर इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट है, वो बराए नाम एक वाइट एलिफेंट बन के रह गया है, जैसे उसका कोई वाली वारस ही नहीं है। करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है वो लोगों ने हथिया ली है, और सरकार के लोगों की मिली भगत से कोई किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये सिलसिला आज भी उसी तरह रवा दवा है। तो फिर ये इरिगेशन के बाद आता है पानी का साधन, इरिगेशन का साधन आता है ये अपने डीजल सेट्स जो होते हैं। तो डीजल आज कितना महंगा हो गया है हमारे मोदी जी के राज में, वो आपसे कुछ छुपा नहीं। वहाँ किसान के लिए महंगा डीजल ख़रीद के इरिगेशन का इस्तेमाल करना कितना कॉस्टली है, वो उसकी पहुँच से बाहर जा रहा है। फिर बिजली का था, बिजली की मोटरें वगैरह लगाई हुई थी जगह जगह खेतों में अपने पानी के लिए। तो पहले तो खेतों और रोड साइड पे 6-6, 8-8 दिन ट्रांसफार्मर ही उड़े रहते थे। पानी की वहाँ वोल्टेज ही बिल्कुल लो थी, तो उस उल्टा नुकसान हो जाता था फार्मर्स का, उनकी मोटरें जल जाती थी लो वोल्टेज की वजह से। आज बिजली के रेट एलजी साहब ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। तो इस महंगी बिजली लेके कौन सी इरिगेशन किसान चलाएगा, और उसकी
कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच पूरी होगी या फार्मर सेंट्रिक बात जो एलजी साहब कर रहे हैं उस टारगेट को किस तरह पूरा करेंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल दिखता है। फिर सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ हमारे किसान के साथ एक डेयरी का एक बिज़नेस होता है जो उसके साथ सपोर्टिव लाइन बनती है उसके साथ हार्टिकल्चर बनता है। डेयरी के मामले में क्या है, कोई सरकार की कोई इफ़ेक्टिव पॉलिसी उस डेयरी फार्मर के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है कि उसको उत्साह दिया जाए कि वो अपना उसका बढ़ाए, दूध भी पैदावार भी बढ़े और किसान का भी भला भी हो। ऐसा कुछ ज़मीन पर दिखता नहीं। तो उल्टा अभी देखें, थोड़े दिन पहले एक बीमारी की वजह से बड़ी महंगी महंगी गायें थी बाहर से मंगवाई हुई थी लोगों ने, बाहर की ब्रीड थी, वो अचानक लाख 80 हज़ार की गाय अचानक बीमारी से मर गई और वो किसानों की कमर तोड़ के रख दी उन्होंने, और किसी ने आज तक उनको कंपनसेशन देने के ऊपर कोई बात तक नहीं करी। तो ये एक तरफ सरकार का रुझान है, सरकार का बर्ताव है किसानों के साथ, और दूसरी तरफ जब एलजी साहब बड़े बड़े दावे ठोकते हैं तो उस वक्त एक बात करना बनता है, शक होता है कि ये क्या हो रहा है, ज़मीन पे क्या हो रहा है और हमारे जो हुक्मरान हैं वो क्या बोल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज अगर हमारे गांव में B2V के नाम से ड्रामेबाजी बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, और B2V के हिसाब से आज गांव की हालत देखें, डेवलपमेंट देखें, तो गांव के लोगों को क्या चाहिए, गांव के लोगों को बिजली चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, और उनके बच्चों के लिए एक ठीक सरकारी स्कूल चाहिए। वो तीनों चीज़ें वहाँ से गायब हैं। और रोड कनेक्टिविटी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी भी कई जगह तो बहुत बुरी हालत है। तो जब गांव में ये सिलसिला होगा हमारे हुक्मरानों का, हमारे रूलर्स का, तो उसका नतीजा क्या होता है, गांव से लोग निराश होके, मायूस होके टाउन्स की तरफ, शहरों की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। उससे शहरों का मसला भी बढ़ रहा है, टाउन्स का मसला भी बढ़ रहा है, और हमारे आबाद बड़े हरे भरे गांव जो हैं वो उजाड़ बन के रह गए हैं, वो एक मायूसी का शिकार हो गए हैं। ज़मीनें बेच के या किसी तरह अपना पीछा छुड़ा के वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए उनको दाएं बाएं भटकना पड़ रहा है। जब तक इन बुनियादी इश्यूज़ पर सरकारें सीरियस नहीं होंगी, हाकम सीरियस नहीं होंगे, तब तक ये इश्तिहारबाजी, ये बयानबाजी, इससे कुछ बढ़ने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। दूसरा ये है कि 370 के रिलेटेड अमित शाह जी का बयान है कि बीजेपी कमिटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अगर इसके साथ है आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड एंड नॉट ए सिंगल बुलेट वाज फायर्ड। तो ये अपने आप में मायूस करता है। अमित शाह एक भारत का होम मिनिस्टर होने के नाते अमित शाह जी के मुंह से इस तरह का बयान मायूस करने वाला है। वो क्या अमित शाह जी को ये अंदेशा था कि उन्होंने कोई इसका मतलब है उनको ये जानते थे कि हम किसी का हक छीनने जा रहे हैं, किसी का राइट ख़त्म करने जा रहे हैं, तो बुलेट फायर होगा। बुलेट के फायर के अंदेशा था, इसलिए उनको कहना पड़ा कि हमने ये एब्रोगेट कर दिया और देखो एक बुलेट फायर नहीं हुआ। तो इस तरह की सोच लेके डेमोक्रेसी में फ़ैसले नहीं होते। जो बड़ी बड़ी कामयाब डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ किसी की बड़े मेजर इशू पर रेफरेंडम कराए जाते हैं, लोगों की राय ली जाती है, इलेक्शन कराए जाते हैं, इशू रेज़ किए जाते हैं, उस पर लोगों की राय लेके फ़ैसले किए जाते हैं। अच्छा होता कि अमित शाह जी, मोदी जी ने जब पीडीपी के साथ भाजपा की सरकार बनवा के 3.5 साल अपने मंत्रियों को लूट का खुला लाइसेंस दिया। उन्होंने लोगों का मन जीतने के बजाय, गुड गवर्नेंस मॉडल पर काम करने के बजाय अपने घर अच्छी तरह से भर लिए, और वो लूट जो है वो जम्मू कश्मीर में हिस्ट्री में हर कोई जानता है। तो अगर वो काम भाजपा और मोदी जी और अमित शाह जी नहीं कर सके, तो फिर उसके बाद
इन्होंने देखा कि जो सही तरीका था वो अपनाया नहीं गया, फिर एक छापामारी का काम किया गया, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेशन करके, ये सोचे बगैर कि इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा। तो आज अमित शाह जी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है, कौन रोकता है, आपकी मेजॉरिटी है, आप कर सकते हैं, करें। तो जहाँ तक 370 की बात है, 370 के ऊपर अगर आज भी अमित शाह जी ये देखना चाहते हैं डेमोक्रेसी में बुलेट की बात ना करें, अच्छा हो कि वो यहाँ इलेक्शन में एक मुद्दा रखते हैं कि भाई जो 370 की एब्रोगेशन के हक़ में है या ख़िलाफ़ है, जो नहीं चाहता है, जो चाहता है उसके हक़ में वोट करे या उसके ख़िलाफ़ वोट करे। डेमोक्रेसी में फ़ैसले तो इस तरह होते हैं। तो अच्छा होता ये चीज़ें, इन चीज़ों में उलझनें खड़ी करने के बजाय वो डेमोक्रेसी में उनको पार्लियामेंट में मेजॉरिटी थी, यहाँ एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल दे के लोगों का मन जीत के, और 3-4 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोग ही उनको कहते कि भाई आप भाजपा का गवर्नेंस मॉडल कमाल का है, हमने पिछले मॉडल एनसी पीडीपी के रिजेक्ट किए, वो अब भाजपा जो करेगी हमें वो मंजूर होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। भाजपा ने 370 एब्रोगेट करके अपना कम्युनल एजेंडा पूरा करने की कोशिश की और बाकी देश में मेजॉरिटी वोट को लुभाने के लिए पोलराइज करने का काम किया। इन चीज़ों से हमारे भारत जैसे देश में, जिसमें इतनी घनी आबादी है, इतने मसले हैं, इतना हेल्थ केयर का मसला है, औरतों का मसला है, बच्चों का मसला है, तो इतने बड़े मसलों के साथ अगर हमें निपटना है तो हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच अपना के निकल सकते हैं। इस तरह की चालाकियों से, इस तरह की जंपिंग से ये मसले हल नहीं होते, हमारा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया।